अस्सलामुअलैकुम जी बेटा, हमारा बीएफडी में एफआरएम का टॉपिक चल रहा है और लेक्चर नंबर है 53। मेरा ख्याल है लास्ट लेक्चर 52 था। तो आज के एजेंडा में हमने करेंसी फ्यूचर्स करना है। क्या करना है? बस करेंसी फ्यूचर्स ही करना है। हालांकि आप हंसेंगे, लो ये तो छोटा सा टॉपिक है, जब कमोडिटी फ्यूचर कर लिया, लेकिन करेंसी फ्यूचर में थोड़े मसाइल हैं, इसीलिए हम करेंसी फ्यूचर पहले आज सिर्फ वही करेंगे। हमारा जो आज का एजेंडा है उसमें करेंसी फ्यूचर है, लेकिन मैंने पास्ट पेपर के क्वेश्चन दिए थे, तो अगर आपने उनसे रिलेटेड कोई बातें पूछनी है तो आप पूछें। तो सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कशन, कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन, और उसके बाद नेक्स्ट करेंसी फ्यूचर्स को हमने आज करना है। करेंसी फ्यूचर्स में दो हैं सिचुएशंस, तो सिचुएशन नंबर 1 और 2। तो अगर आपको 1 सिचुएशन पे ग्रिप हो जाए तो 2 में सिर्फ मैंने 2-3 चेंजेस भी बतानी है तो क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। मेन सिचुएशन 1 पे ही हमारा थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी जिसको कमोडिटी फ्यूचर आता है उसको करेंसी फ्यूचर करने में को बहुत मुश्किल नहीं होनी। जहां आप कमोडिटी बाय करते थे वहां कमोडिटी की जगह फॉरेन करेंसी बाय करनी है। जहां कमोडिटी सेल करते थे, हमारी कंपनी सेलर ऑफ कमोडिटी की पोजीशन होती थी, यहाँ सेलर ऑफ फॉरेन करेंसी की पोजीशन पे होगी। तो सारी स्टोरी तो वही चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ 2 सिचुएशन है। समझ आ रही है? तो 2 सिचुएशन है जी बेटा। कोई सवाल पूछना हो जो पेपर के क्वेश्चन दिए थे, 4 दिए थे, वो कह रहे हैं आप कौन कौन से? 5 थे। चलो बता दो कौन कौन से थे। मैंने बताए थे, खुद बताए थे ये जी, प्रॉपर बताए थे कि बस जाते जाते जल्दी में। विंटर 17 क्वेश्चन 5A, ठीक है। ये तो कर लिया था क्लास में। विंटर 18 2A ये तो कर लिया था। आगे खल्दून विंटर 11 था। विंटर 11 क्वेश्चन 4 खल्दून। आगे विंटर 10 सिल्वर। ये सारे मनी मार्केट के तो नहीं थे? मनी मार्केट फॉरवर्ड के। विंटर 10 क्वेश्चन 2A और सिल्वर विंटर 9। अच्छा, इसमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन थी लेकिन सवाल था कुछ नहीं। विंटर 9 कल्लाद क्वेश्चन नंबर 6। ये इनमें से कई किट में भी दिए हुए हैं। अच्छा, अब मसाइल बताएं। कोई मसला नहीं, सारे ठीक थे, कोई इशू नहीं था, लेकिन इनमें ज़्यादातर मेरा ख्याल है फॉरवर्ड था। हाँ, ये बात मैं ऑनलाइन भी बता दूं। अगर आपको एक से ज़्यादा मेथड से हैजिंग करवाने का कहे, मल्टीपल मेथड्स आ जाएं क्वेश्चन में, मल्टीपल मेथड्स, मसलन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से भी करो, मनी मार्केट से भी करो, फ्यूचर से भी करो, टोटल 4 मेथड आ सकते हैं आपको। कितने? 4। वो कौन से 4 हैं? करेंसी का फॉरवर्ड आ सकता है, करेंसी का फॉरवर्ड। उसके बाद एक है मनी मार्केट, एक करेंसी फ्यूचर्स है, और चौथा कल करेंगे करेंसी ऑप्शंस। यहां करेंसी का टॉपिक खत्म हो जाएगा कल। अगले 2 लेक्चर में इसमें मैं अगली 3 क्लासों में इसको वाइंड अप कर दूंगा टॉपिक को विद प्रैक्टिस पास पेपर, ठीक है। बाकी फिर उसके बाद वो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस और छोटा टॉपिक। तो ये भी कोशिश है कि एक्स्ट्रा रख के आपकी छुट्टी करा दी जाए, यानी ये वीक ख़त्म होगा जाके 3 नवंबर को। अगर हम सारे दिन ऑन करें, 3 या 4 संडे भी ऑन कर लें, तो 4 नवंबर या 5 नवंबर को मैं प्लान कर रहा हूँ कि ख़त्म करें ताकि आपके पास टाइम हो। बाकी फिर मैंने रिवीजन वाले लेक्चर जो पिछली दफ़ा कराए थे वही मैंने अपलोड कर दूंगा, आप वो करें। उसके अलावा जो मसले मसाइल होंगे पूछ लें। पहले मेरा आई कैप में प्लान करवाना था वो, लेकिन उसकी डेट ही गुजर गई रिवीजन का। और मुझे बेचारे कॉलेज वाले मांगते रहे CV दे दें, CV दे दें, मैं भूल ही गया। तो अब वो डेट गुजर गई है। वैसे मैं भेज दूंगा CV, शायद आई कैप सेलेक्ट कर ले
तो फिर आई कैप में रिवीजन करवा देंगे जाके कंप्यूटर बेस्ड की, ना हुई तो फिर मजबूरी है, फिर अब कोई नहीं वो, हाँ वो मैं कोई नहीं, वो रिवाइज कर दूंगा और कंप्यूटर बेस पे ही करेंगे, जो कंप्यूटर पे ही करेंगे जो आप करेंगे उसमें। अच्छा, अगर मल्टीपल मेथड्स आ जाएं और आपका पेमेंट का क्वेश्चन हो, किसका क्वेश्चन हो, तो आपने तमाम मेथड से जो आंसर है वो लोकल करेंसी में निकालना है। तमाम मेथड से आपने आंसर किस में निकालना है, लोकल करेंसी में, कि बताओ जी पेमेंट लोकल करेंसी की टर्म्स में क्या बनती है। और इन तमाम मेथड में से आपने वो मेथड सेलेक्ट करना है जहां आपकी लोएस्ट पेमेंट बन रही है लोकल करेंसी की टर्म्स में। और अगर रिसीट का क्वेश्चन हो, किसका क्वेश्चन हो, तो फिर आपने ये सारे रिसीट के आंसर किस में निकालने हैं, लोकल करेंसी में आंसर निकाल के इनमें से वो मेथड सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी क्या बन रही हो, हाईएस्ट रिसीट बन रही हो। ये मुझे लास्ट लेक्चर में ही बता देना चाहिए था, लेकिन वो मेरे जहन में नहीं रहा। तो आप लोगों ने अगर मल्टीपल मेथड से किया है और उसने रिकमेंडेशन मांग लिया है, तो सारे मेथड का एक एक करके आंसर निकालें, पेमेंट में से लोएस्ट ऑफ और रिसीट में से हाईएस्ट ऑफ इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी आपने वो मेथड रिकमेंड, तो आना ही पेपर में यही है, डिसीजन मेकिंग मांगनी है उसने कि इस मेथड से हैजिंग करें या इससे करें। तो आज हमने वैसे करेंसी फ्यूचर करना है, लेकिन वो कहते हैं इन पेपर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अगर आपको प्रोसीजर आता है, स्टेप्स का रट्टा है, तो आपने छापी जाना है। ये तो बहुत आसान सवाल है और विंटर 17 का कोई इतना पुराना सवाल नहीं है। अब आ जाए जनाब, आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज करेंसी फ्यूचर्स। करेंसी फ्यूचर्स, हाँ जी, करेंसी फ्यूचर्स। शुक्रिया। भूल ही ना जाऊंगा। करेंसी फ्यूचर्स बिल्कुल कमोडिटी फ्यूचर्स की कॉपी होगा। मैं तो कोशिश करता हूँ वही ज़रा कॉपी पेस्ट कर लो ताकि आपको ये बात समझने में आसानी हो कि कोई नई चीज़ नहीं करने लगे, उसी को थोड़ा सा चेंज करने लगे। हमने कमोडिटी का फ्यूचर किया था, अच्छा जी, किस लेक्चर में किया था, अच्छा ये एक जी लेक्चर 50 में, हाँ जी। ओहो, तो सबसे पहले कोई डेफिनेशन की थी, हाँ जी, कमोडिटी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या डेफिनेशन लिखी थी, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड बाइंडिंग एग्रीमेंट टू बाय और सेल एनी कमोडिटी एट अ फ्यूचर डेट और एट लॉक प्राइस, लॉक फ्यूचर प्राइस, ठीक है। यहाँ कमोडिटी की जगह हम क्या लिख देंगे, लोकल करेंसी, फॉरेन करेंसी, बस यही डेफिनेशन है। जो कमोडिटी फ्यूचर की थी वही उठा के इसको सिर्फ क्या कर दें, जानबूझ के कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ये फील हो कि इसमें कोई नई बात नहीं पड़ रहे। नो डाउट थोड़ा बहुत चेंज तो होगा, जहाँ जहाँ कमोडिटी थी वहाँ वहाँ कमोडिटी की जगह आ जाएगी फॉरेन करेंसी, और इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड का भी कहीं ना कहीं फड्डा पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं। ठीक है जी, क्या जी, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड बाइंडिंग एग्रीमेंट। स्टैंडर्डाइज्ड की बात एक्सप्लेन की थी, फिर हमने इसकी कोई फीचर्स की थी, जो फीचर्स वहां की थी वही यहाँ कॉपी कर लेते हैं, दोबारा ज़रा रिवाइज भी कर लेते हैं। क्या फीचर्स पड़ी थी वहां पे, हाँ जी, हमने कहा था कि जो कमोडिटी फ्यूचर था वो लीडिंग कमोडिटीज़ में होता है, तो यहाँ लीडिंग कमोडिटीज़ की जगह क्या कह देंगे,
लीडिंग फॉरेन करेंसी यानी जो फेमस फेमस है, डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाउंड हो गया, दुनिया की जो लीडिंग करेंसीज है, समझ आ रही है। सोमालिया की कोई इस तरह की ऐसी करेंसी जिसकी ना बहुत ज़्यादा बाइंग है, ना बहुत ज़्यादा सेलिंग है, ना इंपोर्ट्स है, ना एक्सपोर्ट है। वो यार इतना ज़्यादा फुल किया हुआ था, लो जी कमीज ही सारी मेरी पिज गई। चलो उन्होंने भी क्या फुल पा दो पानी। अच्छा जी, गुस्सा ही कढ़िया किसी ने, मेरे ख्याल है मेरे हाँ, और पानी भरने वाले मेरा ख्याल है गुस्सा ही कढ़िया है फुल, पीको पीक सी मैंने खोला ही है। अच्छा, ये बात यहाँ कमोडिटी की जगह क्या आ जाएगा, करेंसीज। ये ब्रोकर वाली बात वही है कि करेंसी फ्यूचर भी आपका ओपन मार्केट से किसी भी पर्सन के साथ नहीं हो सकता, ब्रोकर के साथ होएगा। फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज है। हाँ, इधर एक फड्डा है, वो मैं बताता हूँ। फिक्स कॉन्ट्रैक्ट साइज किस तरह एक्सप्रेस्ड होगा, इसके एक्सप्रेशन के अब दो तरीके होंगे। फॉरेन करेंसी की फॉर्म पे भी एक्सप्रेस हो सकता है, लोकल करेंसी टर्म्स में भी एक्सप्रेस हो सकता है। ये फड्डा, इसीलिए अब ये दो अलहदा टॉपिक्स बन जाएंगे करेंसी फ्यूचर के। पहली दफा मैं जो कराऊंगा उसमें फॉरेन करेंसी फॉर्म में होगा। अच्छा, उसके अलावा फिजिकल डिलीवरी ना होने का क्या मतलब था, मैंने कहा था कमोडिटी ब्रोकर से नहीं मिलनी, ब्रोकर से तो आपको प्राइसिस के चेंज से प्रॉफिट गेन लॉस मिलना है। बिल्कुल करेंसी फ्यूचर में भी ऐसा ही होगा। सर आपने बोला था कि आप टिक साइज का बताएंगे। हाँ, वो बताएंगे जब चैप्टर खत्म होने पे होगा, फिर याद आपने रखना है। आज ही शायद बता दूं ताकि आपको ये, लोगों को बड़ी तशनगी होती है सर क्यों नहीं कराते टिक वाला, वो मैं सारे तरीके नहीं कराता लेकिन बता देता हूँ, वो मुश्किल नहीं है, बस ऐसे कान घुमा के पकड़ने वाली बात है। चलो भाई, बाइंडिंग एग्रीमेंट है। कौन सा एग्रीमेंट है, बाइंडिंग। इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट होती है, मैंने कहा था थोड़े से पैसे ब्रोकर के पास सिक्योरिटी के तौर पे रखवाने पड़ते हैं ताकि आप भाग ना जाए। ब्रोकर नहीं भाग सकता क्योंकि ब्रोकर एक रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है और वो अच्छे खासे पैसे दे के उसने अपनी दुकान खोली होती है स्टॉक एक्सचेंज की तरह फ्यूचर मार्केट में, जो कि पाकिस्तान में क्या नाम है उस मार्केट का जहाँ फ्यूचर के ब्रोकर बैठे हुए हैं, मैंने नाम बताया था। हाँ, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज वो एक्सचेंज है जहाँ फ्यूचर और ऑप्शन के ब्रोकर बैठे हुए हैं पाकिस्तान में। दुनिया में जैसे लंदन में लाइफ के नाम से है, लंदन इंटरनेशनल फाइनेंशियल फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एक्सचेंज। अमेरिका में फिलाडेल्फिया है वो स्टॉक एक्सचेंज भी और वहाँ फ्यूचर एक्सचेंज भी है। तो इस तरह दुनिया में शिकागो बोर्ड ऑफ एक्सचेंज है। अमेरिका में तो ज़रा डिफरेंट तरह की मार्केट है, अपनी हर स्टेट की एक मार्केट भी है उनकी, लेकिन हमारे यहाँ पे बस एक ही है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में। स्टॉक एक्सचेंज में चले जाओगे तो फ्यूचर के ब्रोकर नहीं मिलेंगे आपको, कोई एक आधा बैठा होगा दिहाड़ी लगाने के लिए, फंसाने के लिए, अदरवाइज ज़्यादा ब्रोकर आपको जो फ्यूचर मार्केट के हैं वो कहाँ मिलेंगे, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में। अच्छा, उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, हमने कहा था फ्यूचर मार्केट आपको ओपन मार्केट में आने वाली एडवर्स फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्शन देती है, लेकिन मार्केट में आने वाली फेवरेबल मूवमेंट्स का आप एडवांटेज, क्योंकि यू आर बाउंड टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट, बाइंडिंग एग्रीमेंट है। ऑप्शन में होगा कि अगर मार्केट में ज़रा को अच्छा आता है मूवमेंट तो आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। ये सारी खूबियाँ, एक खूबी मिसिंग थी यहाँ पे जो बाद में न्यूमेरिकल मैंने करते हुए करवाई थी कि फिक्स्ड एक्सपायरी डेट्स होती हैं। क्या होती हैं, एक्सपायरी डेट्स होती हैं फ्यूचर की। तो ये जो खूबियाँ थी, ये खूबियाँ हमने वही वहाँ से उठा के यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर ली। इन्हीं खूबियों में कमोडिटी की जगह हम यहाँ पे क्या कह देंगे, लीडिंग करेंसीज में अवेलेबल होता है करेंसी फ्यूचर, ब्रोकर से होता है, फिक्स्ड कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है जो फॉरेन करेंसी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं वो आपको, और लोकल करेंसी में भी एक्सप्रेस होता है। ये भाई क्या पॉइंट देता है, ये हमारे सवालों में टॉपिक के तौर पे है। यानी मैंने इस चैप्टर को, इस टॉपिक को
दो हिस्सों में तोड़ दिया है। एक तो हमारी कंपनी या इंपोर्टर की पोजीशन पर होगी या किसकी पोजीशन पर होगी। और इंपोर्टर जब आप कर रहे होंगे उसके अंदर भी मैं दो टॉपिक्स करवाऊंगा, एक फॉरेन करेंसी में अगर कॉन्ट्रैक्ट साइज हो तो सवाल कैसे करना है, और एक लोकल करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट साइज हो तो इंपोर्टर के लिए कैसे करना है। समझ आ रही है? यानी मैं आपको 4 स्टेप्स करवाऊंगा एक किस्म के। होने तो वैसे दो ही हैं, एक इंपोर्टर के लिए और एक इसके लिए, लेकिन वो ज़बरदस्ती मैं अलहदा टॉपिक के तौर पे बताऊंगा ताकि आप सवाल देख के कर लें। उसके अलावा एक चीज़ जो मिसिंग थी वो ये थी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की फिक्स्ड एक्सपायरी डेट्स होती हैं, और मैंने कहा था वो एक्सपायरी डेट्स नॉर्मली आई कैप में तो कुछ भी दे सकता है, नॉर्मली वो 31 मार्च 30 जून होती हैं, 30 सितंबर होती है, या लेकिन आई कैप में कुछ भी दे सकता है। आपने इन डेट्स में से कौन सी डेट पिक करनी है, बताएं जी। आपने बताना है आप इनमें से कौन सी डेट की एक्सपायरी को पिक करते हैं, उसका क्या असूल होता है। जो आपकी पेमेंट या रिसीट की डेट होती है उससे अहेड वाला जो भी अगला क्वार्टर होता है। हाँ जी, जो भी आपकी ड्यू डेट ऑफ फॉरेन करेंसी पेमेंट या रिसीट होगी, वहां था ड्यू डेट ऑफ कमोडिटी परचेज, और उसी दिन उसमें तो उसी वक्त पेमेंट हो जानी थी। यहाँ डेट ऑफ परचेज इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, डेट ऑफ परचेज तो आज किया है। आपने ड्यू डेट पे जब फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है या रिसीट करनी है तो उससे इमीडिएटली नेक्स्ट डेट का फ्यूचर आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आपका जो मैकेनिज्म है, आपका जो मैकेनिज्म है, इंपोर्टर की पोजीशन पर है। अगर आपकी कंपनी किस पोजीशन पर है, इंपोर्टर की पोजीशन पर है। अगर आपकी कंपनी, अगर आपकी कंपनी किसकी पोजीशन पर है, इंपोर्टर की पोजीशन पर है। इंपोर्टर का मतलब है आपने गुड्स इंपोर्ट किए हैं फॉरेन सप्लायर से, तो आपने उस फॉरेन सप्लाई को पेमेंट करनी है। इसका मतलब है हमारी कंपनी फॉरेन करेंसी की बायर भी है। इंपोर्टर का दूसरा मतलब हमारी कंपनी फॉरेन करेंसी की बायर भी है। तो मैंने कहा था इसमें आपके जो स्टेप्स होंगे वो 3 होंगे। आपने इन 3 डेट्स पे चलना है। आज की डेट, स्टेप 1 ओपन पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट, ये स्टेप था, ये मैंने कमोडिटी में कराया था। उसमें टाइप में बायर आ जाएगा। 4 चीज़ें मैंने कहा था मेन देखनी है, वो आप चाहे एक लाइन में लिख दें 4 चीज़ें या बुलेट्स में लिख लें। ओपन द पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट, उसके बाद स्टेप 2 आपने क्या करना होता है, क्लोज पोजीशन इन फ्यूचर मार्केट, ताकि आप फ्यूचर मार्केट से गेन कमा लें या शायद लॉस आ जाए। तो पहले 2 काम आपको ओपन मार्केट से जाके करेंसी नहीं लेनी, बल्कि आपकी कंपनी अगर इंपोर्टर की पोजीशन पर है तो आपको पहले 2 काम करने हैं फ्यूचर मार्केट में। एक आज करना है और एक आपने करना है ड्यू डेट ऑफ फॉरेन करेंसी पेमेंट पे। ये डेट्स आपने याद रखनी है। हाँ जी, सबसे पहले वहाँ पे क्या तय किया था हमने, टाइप ऑफ फ्यूचर, इधर भी टाइप आएगी जी। बताएं जी, हमारी कंपनी बायर की पोजीशन पर है सेलर की, हमारी कंपनी बायर की पोजीशन पर है। इंपोर्टर बायर ही होता है ना, तो इसका मतलब है हम पोजीशन ओपन करेंगे बाय फॉरेन करेंसी फ्यूचर से, करेंसी का नाम लिखना है, और क्लोज किससे करेंगे, सेल फॉरेन करेंसी फ्यूचर से। उसके बाद क्वेश्चन में से क्या देखनी है, अगर डाटा दिया हुआ है डेट्स वगैरह, तो 2-3 एक्सपायरी डेट्स दी हों तो आपने उनमें से कौन सी एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करनी है, इमीडिएटली नेक्स्ट। बल्कि इधर पहले लिख लेता हूँ, एक्सपायरी डेट कौन से सिलेक्ट करनी है, ये जो हमारी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है इससे इमीडिएटली नेक्स्ट। ड्यू डेट लिख रहा हूँ, वो पूरा है ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो इस डेट का क्या मकसद होता है, एक तो ये इसके साथ कनेक्टेड होती है, दूसरा इसी डेट के हिसाब से फ्यूचर की प्राइस सेलेक्ट की जाती है। तो जो एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करेंगे, अगर 4 क्वेश्चन में एक्सपायरी डेट्स दी हैं तो 4 प्राइसेस दी होंगी।
आपने चारों प्राइसेस नहीं उठानी, उन चारों में से वो प्राइस उठानी है जिस प्राइस की एक्सपायरी, जिस एक्सपायरी डेट को आप पिक कर रहे हैं। तो आपने फ्यूचर प्राइस यहाँ पे पिक करनी है। कैसे पिक करनी है, क्वेश्चन में गिवन होगी, लेकिन आपने उसको पिक करना है अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी डेट जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया है। अगर 4 एक्सपायरी डेट्स पे प्राइसेस दी हुई है ना, तो चारों में से जिस एक्सपायरी डेट को आपने पिक किया उसके सामने वाली प्राइस उठानी है। ऐसा हो सकता है कि मिसाल के तौर पर आपकी ये पेमेंट जो है वो मई में है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है, मई में है। क्वेश्चन में मार्च की फ्यूचर प्राइस भी दे दे, जून की फ्यूचर प्राइस भी दे दे, सितंबर की भी दे दे। तो जब आपकी पेमेंट अगर मई में है ना, तो फिर आपने जून एक्सपायरी वाले फ्यूचर की आज की प्राइस, ये जो प्राइस होगी ये आज की प्राइस है उस फ्यूचर की जिसने कब एक्सपायर होना है, जून में। तो बाज दफा ना वो क्वेश्चन में 4 प्राइसेस दे देता, आवाम घूम जाती है। सर अगर आपको लगता है, आपका एस्टिमेट है कि अगर मैं सितंबर वाला फ्यूचर लूं, सितंबर एक्सपायरी वाला, उसमें मुझे ज्यादा मुनाफा है? चाहे आप जून का खरीद लें चाहे सितंबर का, सारों की प्राइसेस में मूवमेंट सेम ही होनी है। बस फर्क सिर्फ ये पड़ेगा, सितंबर एक्सपायरी वाला फ्यूचर सितंबर तक उसका टाइम पीरियड है, जून एक्सपायरी वाला का मतलब है वो जून में क्लोज हो जाएगा। सितंबर वाले का भी जो प्रॉफिट है ना वो जून तक सेम वही होगा, लेकिन वो एक्सपायरी उसकी आगे तक है, तो वो वहां से कवरेज हो जाएगी थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि ओपन मार्केट में प्राइसेस की मूवमेंट तो सारे फ्यूचर्स के लिए सेम ही है। मेरी बात समझ आ रही है? सिर्फ टाइम थोड़ा ज्यादा कम ज्यादा होगा, बाकी नहीं। अच्छा, ये जो फ्यूचर प्राइस होती है इसको मैं नाम दे देता हूं क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस। ये कई दफा गिवन होगी, कमोडिटी में तो गिवन होती थी, यहां नहीं गिवन होगी, यहां आपको एस्टिमेट करनी पड़ सकती है बाय यूजिंग आउटस्टैंडिंग बेसिस। ये चीज नहीं है, ये कमोडिटी में नहीं थी, वहां पे भी आ सकती है, वहां पे भी सकती है, कहीं पे भी आ सकती है, लेकिन वहां मैंने दी थी पहली दफा क्योंकि मैं आपको बहुत ज्यादा पलंदे में डालना नहीं चाह रहा था। लेकिन आप फ्यूचर अपना पूरे फुल लेवल पे कराना है, क्योंकि आता ही पेपर में यही है। कमोडिटी तो बस कार्रवाई के लिए सिर्फ आपको एक दफा फ्यूचर से अवेयरनेस देना था। और जब ये आएगा तो ये वाली प्राइस नहीं दी होगी आई कैप ने, और इसके 2 नंबर होते हैं, और ये सबकी गलत होती है मोस्टली। क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस सबकी गलत होती है, सबकी तकरीबन गलत होती है, निकलती नहीं लोगों से, पता नहीं क्या वजह। हालांकि है इसमें ऐसा है कुछ नहीं है, मैथ है, लेकिन लोगों को समझ नहीं आता, टाइमिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। आगे चलें, इसके बाद क्या निकालना था, चौथी चीज होती है यहाँ पे नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, और यहाँ पे भी वही सेम कॉपी पेस्ट हो जाते हैं। ये तो निकालने एक दफा निकालते हैं, दूसरी दफा तो हम ऊपर से सेम एक अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉपी कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हम कैसे निकालेंगे, वहाँ हम निकालते थे जितनी क्वांटिटी की गुड्स खरीदनी होती थी डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ हम लिखेंगे आपने $5 लाख की पेमेंट करनी है, कितने डॉलर की, 5 लाख वो आपसे कहेगा एक कॉन्ट्रैक्ट $50,000 का है, साइज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी पेमेंट भी डॉलर में है, पेमेंट भी किस में, साइज भी डॉलर में, और कॉन्ट्रैक्ट साइज भी डॉलर यानी फॉरेन करेंसी में। मैं जो अभी ये करवा रहा हूँ, याद रखना इस केस में मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट साइज है ना वो किस करेंसी में है, फॉरेन करेंसी। हाँ। अगर लोकल में होगा ना वो सवाल थोड़ा सा अजीब हो जाता है, वो बच्चे घबरा जाते हैं कि ये कैसे करें, ऊपर तो फॉरेन करेंसी है, नीचे कॉन्ट्रैक्ट साइज लोकल में है, तो एक खिचड़ी सी पक जाती है। वो फिर मैं बताता हूँ वो कैसे होगा, अभी नहीं, अभी सिर्फ वही करेंगे जिसमें वो बाद में, मतलब आज ही करना है, लेकिन पहले ये एक सवाल करेंगे, फिर उसके बाद मैं बता दूंगा यार यहाँ चेंज आना है। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मूला क्या होगा, जितनी आपकी $5 लाख की पेमेंट है, फॉरेन करेंसी की पेमेंट डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, फॉरेन करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट साइज। $5 लाख की पेमेंट है और एक कॉन्ट्रैक्ट $50,000 का है, तो लाइक विद लाइक करेंसी आ गई ना, तो कोई मसला नहीं, डिवाइड करो। कमोडिटी में भी ऐसे होता था, ऊपर 2 लाख टन हमने वीट खरीदनी, नीचे एक कॉन्ट्रैक्ट वो कहता था 10 टन का है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तो आपने बोला तो 0.3 से नीचे आए, वो राउंड करनी है, आप पॉइंट्स में यहाँ पे भी राउंडिंग कर सकते हैं, 0.5 से नीचे हो तो 0.5 से नीचे पीछे की तरफ जाएंगे। राउंड डाउन, वही मैथ की, ठीक है। इसके बाद ये क्लोजिंग में एक एक्स्ट्रा स्टेप करना होता है, टोटल गेन लॉस। बताओ भाई कैसे निकालते थे वहां पे, टोटल गेन लॉस होता है, याद हो किसी को, आके वैसे वहां देख भी लेते हैं,
वहाँ कैसे निकालते थे टोटल गेन लॉस, ये तो हमने स्टोरी फिट की थी, ये किया था। हाँ, क्या फॉर्मूला होता है टोटल गेन लॉस का? सेल फ्यूचर की प्राइस माइनस बाय फ्यूचर की प्राइस इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू, बिल्कुल यही फॉर्मूला है। बस यहाँ कॉन्ट्रैक्ट साइज के साथ कुछ नहीं लिखा था, वहां फॉरेन करेंसी में लिखा होगा। जवाब लोकल करेंसी में आने हैं, जो भी जवाब आने हैं वो किस में आने, जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो ये क्या फॉर्मूला होगा, इधर भी ऐसे ही है। सेल फ्यूचर की प्राइस और फ्यूचर की प्राइस एक्सचेंज रेट की शक्ल में दी होगी, रुपीस पर डॉलर। हाँ, जैसे एक्सचेंज रेट होता है स्पॉट रेट की तरह होता है ना, वैसे फ्यूचर पर सेल फ्यूचर की प्राइस माइनस बाय फ्यूचर की प्राइस, वो सेल की वाली ये वाली होगी, बाय वाली ऊपर की होगी। सेल फ्यूचर की प्राइस माइनस बाय फ्यूचर की प्राइस, अगर प्लस में आ जाएगा तो गेन है, नहीं तो लॉस होगा, इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और इनटू फॉरेन करेंसी का कॉन्ट्रैक्ट साइज। तो जो गेन आएगा वो लोकल करेंसी में आएगा, ये लिख रहा हूँ जानबूझ के यहाँ पे मैं। जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉरेन करेंसी में होगा तो वो इनटू एक्सचेंज रेट होके ना, ये एक्सचेंज रेट की शक्ल में होगा। जवाब किस करेंसी में निकल आएगा, लोकल करेंसी में, याद रखना है। मेरी बात समझ आ रही है? फॉरेन करेंसी में कॉन्ट्रैक्ट साइज है, जब इसको इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे तो ये टोटल फॉरेन करेंसी की अमाउंट निकल आएगी। इनटू एक्सचेंज रेट हो रहा है तो जवाब किस में निकल आएगा, लोकल करेंसी में। ये ऐसे ही फॉर्मूला लगना है हमेशा, डायरेक्ट कोट हो इनडायरेक्ट हो, ये फॉर्मूला ऐसे ही लगना है। सेल फ्यूचर प्राइस माइनस बाय फ्यूचर प्राइस इनटू नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट साइज। इसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, बिल्कुल डीटो कॉपी हुआ है। जो नई बात मैंने बताई है वो क्या है, एक तो ये बात मैंने नई बोल दी, बाकी मैंने जरा साथ करेंसी लिखना शुरू कर दी कि फॉरेन करेंसी है, जवाब किस में निकल रहा है इसका, लोकल करेंसी में। इसके बाद अगला ड्यू डेट पे ही नेट आउटकम निकालेंगे आप। नेट कैश आउटकम, ब्रोकर से नहीं मिलनी हमें करेंसी, मिलनी हमें ओपन मार्केट से ही है। तो फिर हम क्या करेंगे, फॉरेन सप्लायर को पे करने के लिए जो ओपन मार्केट से फॉरेन करेंसी बाय करनी है वो स्पॉट रेट पे करेंगे, उस दिन के, इस दिन के ड्यू डेट वाले स्पॉट रेट ऑफ ड्यू डेट पे बाय करेंगे। तो ये हमारी पॉकेट से पैसे जा रहे होंगे, ये कॉस्ट है हमारी। फ्यूचर मार्केट का जो गेन लॉस है, गेन लेस हो जाएगा इसमें से, और लॉस जो है वो भी एक कॉस्ट है, वो ऐड हो जाएगा। तो ये आपकी टोटल पेमेंट इन लोकल करेंसी आ जाएगी। बात समझ आ रही है? ये जवाब हमने कहा था किस करेंसी में आएंगे, वहां पे ये लोकल फॉरेन हम लिखते नहीं होते थे क्योंकि सारा सवाल ही लोकल करेंसी में होता था, ये जो भी कह दे। इधर ज़रा आपको फटा ज़रा ख्याल रखना है। इधर भी हमने यही किया था, जब कमोडिटी खरीदी थी तो मैंने कहा था कमोडिटी कब कहाँ से खरीदनी है, बाय कमोडिटी एट ओपन मार्केट रेट। उधर हमें बाय कमोडिटी की जगह क्या बाय करना पड़ेगा, हाँ, बाय फॉरेन करेंसी एट ओपन मार्केट स्पॉट रेट ऑफ ड्यू डेट। आज का स्पॉट रेट ना ले लेना, ड्यू डेट का स्पॉट रेट, और उसमें गेन लॉस एडजस्ट कर दें। क्योंकि ऊपर वाली पेमेंट कॉस्ट है, मैंने इसको पॉजिटिव लिख दिया है तो मैंने गेन को माइनस लिख दिया है। मर्जी आपकी, जैसे मर्जी करें, ठीक है? समझ आती है बात? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये आपका क्या निकल आया, वो सारा स्टेप्स थे, लेकिन मैंने आपको जो सेंस दी थी आपको याद होगा। मैंने कहा था फ्यूचर मार्केट के पीछे जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये होता है, ओपन मार्केट में जितना भी नुकसान हो रहा होता है वो नुकसान आपको फ्यूचर मार्केट के गेन से क्या हो रहा होता है, कवर अप हो रहा होता है। फ्यूचर मार्केट में अगर गेन आएगा तो ओपन मार्केट, सॉरी हाँ, ओपन मार्केट में अगर गेन आएगा तो फ्यूचर मार्केट में क्या आता है, लॉस। फ्यूचर ओपन मार्केट में अगर लॉस आता है तो वो फ्यूचर मार्केट में गेन आता है। यानी ये दोनों मार्केट एक दूसरे का ऑपोजिट चल के एक दूसरे से कंपनसेट करती हैं। असल में फ्यूचर मार्केट को हमने इस्तेमाल किया है टू कंपनसेट द लॉस ऑफ ओपन मार्केट, या मैनेज करने के लिए। इसीलिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक स्टेप एक्स्ट्रा यहाँ पे और मांग लेता है कई दफ़ा,
और वो स्टेप कहे तो करना पड़ता है, उसको कहते हैं हेज एफिशिएंसी। क्या कहते हैं उसको? अगर वो मांगे तो निकालना होता है। ये क्या होती है हेज एफिशिएंसी? अगर हेजिंग ना होती और है तो उसमें कितना फर्क आ रहा है? मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए। हेज एफिशिएंसी का मतलब क्या है? हम लॉस का कितने परसेंट पोर्शन दूसरी मार्केट के गेन से कवर कर पा रहे हैं, ये हेज एफिशिएंसी है। लॉस ऑफ वन मार्केट कवर्ड फ्रॉम द गेन ऑफ अदर मार्केट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूं ओपन मार्केट में आज डॉलर 280 रुपए का है पर डॉलर, मिसाल दे रहा हूं आज। और फ्यूचर मार्केट, चलो मैं ये लिखता हूं, ओपन मार्केट में डॉलर हो जाता है 320 रुपए का। जी बस खत्म करें। ओपन मार्केट में डॉलर कितने का हो जाता है? इसका मतलब है डॉलर महंगा होने का मतलब आपको पर डॉलर 40 रुपए का नुकसान हो रहा है, महंगा हो रहा है ना। अब ये नुकसान आपने यहाँ पे गेन से कवर करना है। मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए बताता हूँ कि आप 40 रुपए पर डॉलर ही यहाँ से गेन कमाते हैं। वैसे हमने टोटल में निकालना होता है गेन, मैं वैसे बता रहा हूँ। इसका मतलब है आपने अपने इस लॉस का 100% ही कवर कर लिया वहां से। अगर मिसाल के तौर पर ये 30 रुपए गेन आए, ऐसे हो सकता है 30 रुपए गेन आए, तो इसका मतलब है आपने अपने लॉस में से तकरीबन 75% रिकवर किया है। फ्यूचर में 75% रिकवर किया है ना। तो हेज एफिशिएंसी का मतलब समझ आ गया है? एक मार्केट का लॉस दूसरे मार्केट के गेन से कितने परसेंट, जरूरी नहीं है इधर लॉस हो, लॉस उधर हो सकता है, इधर गेन हो सकता है। एक मार्केट का लॉस दूसरे मार्केट के गेन से अप टू व्हाट एक्सटेंट रिकवर हुआ है, उसको बोलते हैं हेज एफिशिएंसी। अगर 100% लॉस रिकवर हो जाए तो उसको बोलते हैं परफेक्ट हेजिंग। क्या बोलते हैं उसको? आके फिर बाकी बात करते हैं, नमाज पढ़ें। अच्छा जी, नमाज से पहले हम ये बात कर रहे थे हेज एफिशिएंसी क्या होती है, कि एक मार्केट का लॉस दूसरी मार्केट के गेन से कितने परसेंट कवर हुआ। तो इसका फॉर्मूला ये बनता है, अगर मांगे तो आपने निकालना है, गेन को ऊपर रखेंगे जिस मार्केट से गेन आया है, डिवाइडेड बाय जिस मार्केट में लॉस है उसको नीचे रख के इनटू 100। तो ये हेज एफिशिएंसी आ जाएगी। अगर ये 100% से कम आ जाए तो उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट हेजिंग। अगर 100% या उससे ज्यादा आ जाए, 100% से ज्यादा भी आ जाता है कई दफा, तो वो तो आप समझ लें जितना आप लॉस कवर करना चाह रहे थे उससे ज्यादा आपकी पार्टी होगी। ठीक है, तो हो सकता है कि 100% से ऊपर आ जाए। अच्छा, उसके बाद ये मैंने इन्हें एग्जाम्पल दी थी, एग्जाम्पल 9 करने के लिए। इसमें हेज एफिशिएंसी मांगी नहीं, लेकिन चलो आल्सो कंप्यूट हेज एफिशिएंसी भी करेंगे। आल्सो कंप्यूट हेज एफिशिएंसी, ठीक है, इधर नोट्स में भी लिख लेते हैं, आल्सो कंप्यूट हेज एफिशिएंसी। एग्जाम्पल 9। अच्छा जी, क्या कहता है? यकम मई 1924 यकम मई 2024 एक पाकिस्तानी कंपनी है, पाकिस्तानी कंपनी मींस पीकेआर लोकल करेंसी है। कहता है अपना एक्सचेंज रेट रिस्क मैनेज करना चाहती है, इंपोर्ट की पेमेंट है 18 लाख डॉलर। 18 लाख डॉलर, डॉलर इसमें फॉरेन करेंसी है। एक्सपेक्टेड टू पे, कब पे करना है उन्होंने? 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को पे करना है, तो फ्यूचर की एक्सपायरी होती है 30 सितंबर पे। आगे आज का स्पॉट रेट है 174 रुपए पर यूएस डॉलर। तो इसमें आपका फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट लिया हुआ है, 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी है, और स्पॉट रेट में ये लोकल करेंसी के मल्टीपल यूनिट्स हैं या 174 यूनिट्स हैं। तो इसमें डायरेक्ट कोड अप्लाई होगा। कौन सा कोड सिस्टम अप्लाई होगा? मल्टीप्लाई से कन्वर्जन होने हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का साइज 1,25,000 डॉलर है, और ये फ्यूचर की प्राइस आज की दी हुई है 175.5। ये आज की प्राइस है, जो डाटा कुछ ना कहा जाए तो आज की प्राइस है ऊपर। करंट स्पॉट है, स्पॉट के साथ ही फ्यूचर का डाटा है। बाकी वैल्यू ऑफ टेक ये फिलहाल इग्नोर करें, मैं इसको यूज नहीं कर रहा वैल्यू ऑफ टेक को। कहता है नेट आउटकम निकाले अगर स्पॉट रेट और फ्यूचर प्राइस जब 30 सितंबर की डेट आए, ड्यू डेट आए, तो ये स्पॉट रेट दिया हुआ है, फ्यूचर की प्राइस दिया है। आल्सो कहता है कंप्यूट करो हेज एफिशिएंसी भी करनी है। चलो
ठीक है, तो इसका मतलब है अगर मैं अपनी नॉर्मल स्टेप्स पे चलूं, पहली बात है हमारी कंपनी इंपोर्टर है एक्सपोर्टर है? इंपोर्ट की पेमेंट है ना, तो हमारी कंपनी इंपोर्टर है और हमने डॉलर की पेमेंट करनी है। डॉलर का ही कॉन्ट्रैक्ट साइज है, ये देखो डॉलर में ही दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट साइज भी। तो ठीक है, सिंपल है। अब आपने आज की डेट पे हैज कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है। आज की डेट क्या थी? 1 मई 2024, ये डेट हाईलाइट कर लें। तो इसमें स्टेप नंबर 1 होगा ओपन पोजीशन इन फ्यूचर्स मार्केट। तो बस मैं सारी इंग्लिश नहीं लिख रहा, इतना सा लिख रहा हूँ। उसके बाद अगला स्टेप आपका होगा ड्यू डेट पे, जो कि 30 सितंबर है, और ये फ्यूचर की भी एक्सपायरी डेट होती है ये 30 सितंबर। एक क्वार्टर एंड। हाँ, तो स्टेप 2 क्लोज पोजीशन। लें जी, आज सबसे पहले हम पोजीशन ओपन करेंगे। तो पोजीशन ओपन हो गया, मैं वो पॉइंट्स में लिख रहा हूँ जी। किससे? बाय डॉलर फ्यूचर से पोजीशन ओपन होगी, टाइप शाइप का नाम नहीं लिख रहा। और क्लोज किससे होगी? सेल डॉलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से। उसके बाद एक्सपायरी डेट कौन सी लेनी है? 30 सितंबर की हमारी पेमेंट की ड्यू डेट है, तो 30 सितंबर एक्सपायरी का फ्यूचर होता है। हाँ जी, 30 सितंबर वाले फ्यूचर की आज क्या प्राइस दी हुई है? आज की फ्यूचर की प्राइस क्या दी हुई है क्वेश्चन में ऊपर? 175 चाहिए। हाँ, $175.5। और उस दिन की क्या दी हुई है 30 सितंबर की? वो दिए 173। 173, हाँ 170। ध्यान से देखना, स्पॉट ना लिख दीजिएगा, फ्यूचर की प्राइस लिखनी है और वो एक्सचेंज रेट की शक्ल में दी होगी। इसके बाद नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स लिखने हैं। तो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कितने आएंगे? टोटल पेमेंट हमारी $18 लाख है, और एक कॉन्ट्रैक्ट जो है 1,25,000 का है। 14.4 तकरीबन आप 14 कॉन्ट्रैक्ट्स ही कह दें। अगर 15 भी कर लेंगे तो कोई मसला नहीं होता, ये कोई पाबंदी नहीं है कि 14.4 ही करने हैं। तो 14, मैं भी 14 ही करूँगा, 14 कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक फ़िक्रा लिखना होता है नीचे, वो फ़िक्रा बेहतर होता है। आप क्या लिखेंगे? बाय $14 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर 30th सितंबर एक्सपायरी एट अ प्राइस ऑफ, प्राइस कितनी है? 175.5। बस आप अगर ये लाइन भी लिख लें तो ऊपर वाले बुलेट्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फिर भी निकाल के दिखाने पड़ेंगे। क्लोज पोजीशन में क्या लिखना है? अच्छा, गेन लॉस निकालें फिर फिक्रा लिखेंगे। तो टोटल गेन लॉस कितना आता है क्लोज में? तो गेन लॉस भी निकालना होता है लोकल करेंसी में, PKR में निकलना है गेन लॉस। तो सेल फ्यूचर की प्राइस कितनी है जी बताएं? सर सेल फ्यूचर की प्राइस 173 173, हाँ ये वाली जो लिखी हुई है 173 रुपये पर डॉलर। बस वो डॉलर बाद में लिख लें। माइनस बाय फ्यूचर की प्राइस थी 175, ये तो लॉस आ जाएगा। 14 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट 1,25,000 डॉलर का है, तो आंसर लॉस का रुपीस में निकल आएगा जी 43,75,000। लें जी, तो आप यहाँ पे फिक्रा क्या लिखेंगे? सेल $14 फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सेल कुछ नहीं करना, बस नाम रखा हुआ है उसका, फॉर 30th सितंबर एक्सपायरी। अच्छा जी, प्राइस क्या है? एट 173 पर डॉलर टू रियलाइज अ लॉस ऑफ, हाँ जी कितना लॉस रियलाइज होगा? PKR 4375000। लें जी, अगर आप ये फिक्रा भी लिख देते हैं तो ऊपर वाली ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होंगी। हाँ, गेन लॉस की तो फिर भी वर्किंग, यानी ये वाली चीज़ें ऊपर से भी आप छोड़ सकते हैं। और नहीं, सॉरी, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालना पड़ेगा और ये फिक्रा लिख दें तो काम चल जाएगा, टाइम बचाएं। पेपर में ये बुलेट्स लिखना और ये फिक्रा दोनों लिखना ज़रूरी नहीं होता। मैं दोनों पॉइंट्स में लिख देता हूँ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं बुलेट छोड़ता जाऊँगा।
ये फिक्रा, ठीक है, ये फिक्रा आपने एक लाइन में लिखना है, समझ जाएगा एग्जाम में। लेकिन ये वर्किंग जरूर करनी है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, और इधर से किस चीज की वर्किंग, गेन लॉस की वर्किंग जरूर करनी है। बुलेट जरा ये होता है, समझ सवाल में पता लग जाता है काम की बातें क्या थी, इसीलिए हम बुलेट्स लिख लेते हैं। लेकिन ये दोनों लिखना जरूरी नहीं होता कि बुलेट्स भी लिखो वो भी लिखो, इंग्लिश फिक्रा। आई क्या वैसे इंग्लिश फिक्रे को एक्सप्लेनेशन को अहमियत देता है, एसीसी भी देता है कि इंग्लिश फिक्रा एक्सप्लेन करें क्या कर रहे हैं। प्रेजेंटेशन में ये बुलेट ज्यादा हाँ, वो समझने के हिसाब से, समझने के हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है। आगे आ जाए जी, नेट आउटकम क्या निकलेगा। नेट आउटकम में आपने तो ओपन मार्केट से 30 सितंबर को ड्यू डेट पर बाय करनी है करेंसी, 30 सितंबर को ओपन मार्केट से जाके करेंसी बाय करनी है। तो नेट आउटकम, तो वो करेंसी हमने ओपन मार्केट से पूरी बाय करनी है, तो आप लिखेंगे बाय डॉलर कितने थे जी, 18 लाख डॉलर बाय करने हैं ओपन मार्केट के स्पॉट रेट पर। और उस दिन स्पॉट रेट क्या है जी, स्पॉट रेट पे 171 155, और डायरेक्ट कोड था तो मल्टीप्लाई से कन्वर्जन होगा, तो पीकेआर में आंसर क्या आएगा, 18 लाख इनटू डायरेक्ट कोड सिस्टम है 171.1550 जी, 308 079 000 की ये कॉस्ट है। और उसके अलावा फ्यूचर मार्केट से भी लॉस आ रहा है, तो वो भी कॉस्ट ही होती है, लॉस आपने जो पे करना है 4375000, तो ये बेटा टोटल पेमेंट या टोटल कॉस्ट आ जाएगी 31245400, ये टोटल पेमेंट इन पीकेआर आ गई। अगर वो आपसे कह दे इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालो, ये अब एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट्स ऐसे ही तंग करने के लिए, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट निकालो, तो वो कैसे निकलेगा अगर मांग लेता। इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कैसे आता है कि ये जो आंसर आता है इसको क्वेश्चन की फिगर पे डिवाइड करो, तो हमारा रुपीस पर डॉलर का रेट निकालना है, ये रुपीस वाले आंसर को ऊपर रख लें, और डॉलर का जो सवाल था 18 लाख उस पर डिवाइड करें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 173.58556, बस 56 ये बनता है। आज का वैसे जो हमारा स्पॉट था वो 174 था, तो ये तो 174 से भी कम पड़ा, आज के रेट से भी कम पड़ा आपको तो तकरीबन, ठीक है। तो ठीक है, कई दफ़ा ये आज के रेट के बिल्कुल बराबर होगा, कई दफ़ा ये आज के रेट से थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको। अच्छा, मैंने उसके अलावा हैज एफिशिएंसी भी मांगी है। क्या मांगी है? अब हैज एफिशिएंसी क्या बताती है कि आपको ओपन मार्केट में लॉस कितना हो रहा है और फ्यूचर मार्केट में लॉस या गेन क्या हो रहा है। तो हैज एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, हैज एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, उसमें लॉस हमेशा नीचे रखना है डिनोमिनेटर में, तो लॉस को नीचे रखना है और ऊपर क्या रखना है, गेन। हमारा लॉस किस मार्केट में निकला था, हमारा लॉस निकला था, हाँ, लॉस इन फ्यूचर मार्केट था, और ओपन मार्केट में फिर गेन निकला होगा। आई कैप के सवालों का कोई दीन ईमान नहीं है, उनमें दोनों मार्केट में गेन भी निकल आता है, तो उस सवाल को मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता, वो सवाल की कंस्ट्रक्शन का फॉल्ट है। सर इन्होंने जो उसमें फॉर्मूला शीट में दिया उन्होंने लिखा है फ्यूचर ओवर स्पॉट मार्केट। क्या चीज़? उन्होंने एज्यूम किया फ्यूचर मार्केट में हमेशा गेन ही निकलेगा। नहीं, उन्होंने लिखा गेन और लॉस इन फ्यूचर, फ्यूचर्स ओवर गेन और लॉस। वही ना, उसका मतलब यही है ना कि ऊपर अगर गेन आता है तो नीचे लॉस आएगा, दोनों नहीं है। ये असल में ऐसे होता है, फ्यूचर मार्केट का गेन है तो ऊपर ओपन मार्केट का या स्पॉट मार्केट का, नीचे लॉस हो तो वो आ जाता है ऊपर, ये फॉर्मूला होता है दूसरा। लॉस इन द ओपन मार्केट नीचे रखते हैं, गेन इन फ्यूचर मार्केट। उन्होंने अगर क्या नाम है, दोनों जगह नीचे स्पॉट लिखा हुआ है, उन्होंने लिखा है कि फ्यूचर हमेशा ऊपर आएगा, स्पॉट नहीं वो गलत है, वो नहीं। हैज एफिशिएंसी वैसे नहीं निकाली जाती, लॉस गेन फिक्स है, मार्केट फिक्स नहीं है, नीचे लॉस आना है ऊपर गेन आना है। यानी अब ये हाँ जी, डिलीट कर दिया। जी जनाब। तो गेन इन स्पॉट मार्केट डिवाइडेड बाय लॉस इन फ्यूचर, हमारा फ्यूचर मार्केट में जो लॉस था
फ्यूचर मार्केट में लॉस कितना था 43,000 जी और फ्यूचर मार्केट का लॉस तो आ गया। अब ओपन मार्केट में, मैं स्पॉट नहीं कहता, मैं ओपन मार्केट कह देता हूँ, स्पॉट से मुराद ओपन मार्केट है। तो मैं अब वो कैसे निकालूंगा, देखें जी ओपन मार्केट में क्या पोजीशन आई है हमारा। आज 1 मई वाले दिन ओपन मार्केट में डॉलर का रेट था 174 रुपये जी और 30 सितंबर वाले दिन वही रेट हो गया 171.1। तो इसका मतलब है कितनी अमाउंट में कमी आई या चेंज आया, वो चेंज निकाल के इंटू 18 लाख कर लें। 18 लाख डॉलर, यानी आपको डॉलर सस्ता मिल रहा है ना। 174 के रेट में मिलने वाला डॉलर 171 का मिल रहा है। इसको भी 14 और इनटू 1,25,000 नहीं करेंगे? किसको? ये जो डिफरेंस आएगा ये ओपन मार्केट में तो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते, ओपन मार्केट से तो पूरी करेंसी ली जाती है। लेकिन वो लाइक नहीं, वो लाइक विद लाइक नहीं होगा। वजह ये है कि ओपन मार्केट से कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लेनी नहीं, वो पूरी लेनी है। यहाँ पे भी हमने पूरी ली थी बाजार से, बाजार से पूरी ली जाती है बेटा, बाजार से नहीं। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ताल्लुक सिर्फ फ्यूचर मार्केट में। ओपन मार्केट में हमेशा ट्रांजैक्शन पूरी होगी। कितना आता है सर? ये पहले डिफरेंस आएगा 2.845, जो भी आता है, आगे मल्टीप्लाई बाय 18 लाख करो। मल्टीप्लाई बाय 18 लाख करने के बाद आता है 51,21,000। 51,21,000। यानी फ्यूचर मार्केट में जो लॉस आ रहा है वो 51 लाख का आ रहा है, लेकिन ओपन मार्केट में जो आपको करेंसी मिल रही है वो सस्ती मिल रही है। तो ये तो 100% से ज़्यादा आ गया है। कितनी आती है एफिशिएंसी? 117.05। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा जो ओपन मार्केट का गेन है फ्यूचर मार्केट में उससे कम लॉस हुआ है, या लॉस को गेन ने पूरा भी कवर कर लिया, बल्कि पूरे से ज़्यादा गेन है। आई कैप का फॉर्मूला क्या बताना जरा, आई कैप ने क्या लिखा है फॉर्मूला? सर आई कैप लिखता है, आई कैप की फॉर्मूला शीट पे जी हेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू गेन और लॉस इन फ्यूचर्स, गेन या लॉस इन फ्यूचर, ठीक है, ओवर गेन और लॉस इन स्पॉट मार्केट। बस उन्होंने मार्केट फिक्स कर दी ना। अब हमारा फ्यूचर मार्केट में लॉस आया है, जी कितना आया है फ्यूचर मार्केट का लॉस? 000 जी और नीचे 5121 इंटू 100 है। अच्छा, कितने परसेंट आता है आंसर? तो ये है 85.43 पॉइंट 85.4325। हाँ जी, इसकी बस इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाएगी, जवाब तो ये भी सही आ जाना है। इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि जो भी हमें ओपन मार्केट में गेन हो रहा है वो हमारे लॉस को, कितना लॉस, उसके अगेंस्ट लॉस कितना जनरेट हो रहा है, 85% लॉस जनरेट हो रहा है, रिमेनिंग गेन आपकी पॉकेट में है। इसको इस तरह इंटरप्रेट कर लेंगे कि आपका ओपन मार्केट में जितना गेन हो रहा है वो आपके फ्यूचर मार्केट के 85% लॉस से कवर हो रहा है, बाकी गेन आपका अपना है। वो आपने समझ लें स्पेकुलेट कर लिया या एक्स्ट्रा कमा लिया। इधर ये यहाँ पे ये है कि आपका फ्यूचर मार्केट का जो लॉस है उससे ज़्यादा गेन आपको हो गया। बात वही आ जानी है, बस ये है कि परसेंटेज की इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी क्या है, डिफरेंट है। आपकी मर्जी अब है वही, हाँ आपकी मर्जी है आप जो करना चाहते हैं। यहाँ मार्केट फिक्स की हुई है, मैंने मार्केट फिक्स नहीं की। मैंने क्या चीज़ फिक्स की हुई है कि नीचे लॉस आना है, ऊपर क्या आना है। आई कैप ने कहा नहीं, नीचे स्पॉट मार्केट का रखो, चाहे गेन है चाहे लॉस हो, ऊपर फ्यूचर मार्केट का रखो। उन्होंने मार्केट फिक्स कर लिया। आप आई कैप वाला भी फॉलो कर सकते हैं। बस इसकी इंटरप्रिटेशन ये होगी कि हमारा जितना गेन आया है, क्या ओपन फ्यूचर मार्केट में उस गेन के बिल्कुल 100% इक्वल लॉस आया है, 100% से कम लॉस आया है, या 100% से ज़्यादा लॉस है। साफ सी बात है, इसमें जब भी 100% से कम होगा तो वो आपकी हेजिंग परफेक्ट है। यहाँ पे 100% से कम होगा तो परफेक्ट हेजिंग है। हमारे वाले फॉर्मूले में 100% या उससे ऊपर हो तो क्या है, परफेक्ट हेजिंग है। सर लेकिन गेन और लॉस में थ्योरी लिखना, स्टेटमेंट लिखना आसान है। इसमें पहले हमें इसकी तमीज करनी पड़ेगी कि ये जो मार्केट लिखी है इसमें आ क्या रहा था जी। फिर वो देखना पड़ेगा कि कितना, वो जो भी आपको आसान लगता है वो देख लें। दोनों तरीके काबिल कबूल हैं। वैसे भी ये कोई फॉर्मूले फिक्स नहीं है।
इनका मकसद सिर्फ यही है कि एक मार्केट का लॉस दूसरी मार्केट के गेन से कितने % कवर होता है। कम हो रहा है तो इसका मतलब है आपसे परफेक्ट हैजिंग नहीं हुई, जितना कम होगा उतनी आपकी हैजिंग में इनएफिशिएंसी है, फॉल्ट है। आ जाए जनाब, अगर आपने किसी एक्सपोर्टर के लिए करना है तो फिर क्या होगा इसकी जगह, अगर एक्सपोर्टर के लिए करना है तो फिर क्या होगा भाई, मैं तो सारा नहीं लिख रहा, मैं तो ये जो इंपोर्टर वाला था इसमें बस पूछूंगा आपसे चेंज बताओ मुझे, मैं ये कॉपी करने लगा हूं जो मैंने इंपोर्टर के लिए लिखवाया था, इसी को अगर हम एक्सपोर्टर में कन्वर्ट कर दें तो कैसे करेंगे। ये देखें जी, ये मैंने ऊपर जो लिखा हुआ था इसको मैं करने लगा हूं Ctrl+C, और आपने मुझे बताना है कि मुझे कहाँ चेंज करना चाहिए। जी, मैं जो चेंज करना चाहूँगा वो मिटाता जाऊँगा। जी जनाब। सर सबसे पहले आपको चेंज करना चाहिए, आपको ऊपर लिखना चाहिए ओपन पोजीशन के बाद सेल डॉलर फ्यूचर। हाँ सबसे पहले तो हाँ जी, इंपोर्टर की जगह मैं लिख दूंगा एक्सपोर्टर या फॉरेन करेंसी का सेलर। अच्छा जी, पोजीशन ओपन करते हुए हमने क्या करना था, जो बाय फॉरेन करेंसी से करनी थी इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, सेल। हाँ, सेल से पोजीशन ओपन कर लेंगे। हाँ जी, और बाय पे पोजीशन क्लोज कर लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ जो मैंने फॉरेन करेंसी की पेमेंट लिखा हुआ है इसकी जगह आप कह देंगे सर जी, पेमेंट की जगह लिख दिया जाएगा फॉरेन करेंसी की रिसीट डिवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज, बाकी आगे सब कुछ वही है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट की जगह यहाँ पे लिख दिया जाएगा ड्यू डेट ऑफ फॉरेन करेंसी रिसीट। बस मेरा ख्याल है सब कुछ वही है। नीचे नेट आउटकम में जब आएंगे, नेट आउटकम में भी और ऊपर भी गेन और लॉस में गेन हो जाएगा, लॉस की जगह वो तो अभी फॉर्मूला लिख रहे हैं ना हम, फॉर्मूले में तो जो भी आएगा मुझे नहीं पता, अभी रकमें तो नहीं ना पता। हाँ जी, ड्यू डेट ऑफ फॉरेन करेंसी पेमेंट की जगह आ जाएगी फॉरेन करेंसी रिसीट, और नेट आउटकम में यहाँ पे वर्डिंग चेंज हो जाएगी, बल्कि मैं मिटा ही देता हूँ सारी। हाँ जी, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाँ नेट आउटकम में सारा दोबारा लिख लेता हूँ। जो हमने फॉरेन करेंसी ओपन मार्केट से बाय करनी थी, अब कस्टमर से आई हुई फॉरेन करेंसी को हम ओपन मार्केट में क्या करेंगे, सेल करेंगे स्पॉट रेट पे। ड्यू डेट के, तो ये जो रिसीट है ये आपकी इनकम के तौर पे आ जाएगी, और उसमें फ्यूचर मार्केट का अगर गेन है तो वो ऐड हो जाएगा, अगर लॉस है तो वो उस इनकम में से माइनस होके ये बच जाएगी आपकी टोटल रिसीट इन लोकल करेंसी, या नेट रिसीट इन लोकल करेंसी। ठीक है, यही है। इसमें भी इफेक्टिव रेट मांग सकता है, हैज एफिशिएंसी, सेम फार्मूला, सब कुछ वैसे ही है। तो करें जी, एग्जाम्पल 10 करें खुद। वो तो मेरा ख्याल है जो 9 थी ना उसी की कॉपी 10 है, एग्जाम्पल 10, लेकिन थोड़ी बहुत शायद रकमें चेंज हैं, या रकमें भी शायद सेम हो, पता कोई नहीं। देखें जी, एग्जाम्पल 10 करें जनाब। हैज एफिशिएंसी वगैरह नहीं मांगी हुई, बस पेमेंट शेमेंट मांगी है, तो करें जनाब, खुद आपने करना है। मेरा ख्याल है सारा डेटा ही शायद वो रखा हुआ है, बस सिर्फ पेमेंट की जगह उसने रिसीट कह दिया है, और रिसीट की अमाउंट चेंज कर दिया है। पहले 18 लाख थी, अब क्या कर दिया है 16 लाख। चलो इतना हक तो है, और डेट्स चेंज कर दी हैं, इतना तो हक है मेरा ख्याल है, लेकिन प्राइसेस सेम है। करें जी, ये खुद करें, मैंने नहीं करना, आपने करना है। अच्छा जी, मैंने तो नहीं ये करवाना, बस इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ जी। आपने खुद करना था तो भाई इसमें एक्सपायरी डेट क्या लेंगे पहले मुझे बताएं, हैं जी, एक्सपायरी डेट क्या लेंगे। जुलाई उसने कहा हुआ है, लेकिन जुलाई का फ्यूचर नहीं होता। अगर सोल्यूशन में जुलाई लिखा हो तो वो थोड़ा गलत है, क्योंकि यही नोट्स में इंटर में भी मैं यूज़ करता हूँ, तो वहाँ पे कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन आपके लिए भाई स्टैंडर्ड डेट, अगर डेट क्लियर ना बताई हो आई कैप ने, तो फिर आपने वही 4 डेट्स में से लेनी है। तो 30 सितंबर एक्सपायरी लेना था, जिसने जून ले लिया वो गलत हो जाएगा। सर ये डेट ही हमारी अक्टूबर की होती तो हम वही ले सकते थे। कौन सी अक्टूबर, क्वेश्चन में
तो दिसंबर लेते थे। हाँ फिर जी, आपने 4 स्टैंडर्ड डेट्स में से कोई एक लेनी है, अगर आई कैप ने खुद ना बताई हो तो। 30 सितंबर होता फिर तो आपने वही डेट लेनी थी, क्योंकि 30 सितंबर एक्सपायरी का फ्यूचर मौजूद होता है, 31 जुलाई का फ्यूचर नहीं होता, इसीलिए फिर आपको अपकमिंग डेट लेनी पड़ेगी विच इज 30 सितंबर। ठीक है, तो प्राइस क्या लेंगे, वो ये 175.5, यहां पर मेरा ख्याल है गेन निकल आएगा 4062500 का। गेन कितना आता है 4062500, फाइनल आंसर आ रहा है 277910500। ये नेट आउटकम क्या आ रहा है, नेट आउटकम का फाइनल आंसर 277910500। ठीक है, हैज एफिशिएंसी वगैरह कुछ नहीं मांगी हुई। तो ये एग्जाम्पल 10 थी। एक एग्जाम्पल मैंने आपको सप्लायर की करवा दी यानी इंपोर्टर के तौर पे, दूसरी मैंने क्या करवा दी। अब आपको आ जाए जरा, अगर आपको ये क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस जो मैंने दी हुई है ये ना दी हो तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये लिखें जी एस्टिमेशन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और इसको लिखें प्रॉपर, बैठना नहीं। एस्टिमेशन ऑफ क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस, अगर आपको ये ना दी हो तो इसको एस्टिमेट कैसे करते हैं, और ये नहीं दी होगी पेपर में, ये तो मैंने आपको आसान रखने के लिए दे दी है। एस्टिमेशन ऑफ क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस, हाँ जी, एस्टिमेशन ऑफ क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस, और जो मेथड इस्तेमाल होता है उसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग बेसिस मेथड। आउटस्टैंडिंग बेसिस मेथड। तो सबसे पहले बेसिस किसे कहते हैं, सबसे पहले ये पता होना चाहिए बेसिस किसे कहते हैं। तो रियल लाइफ में फ्यूचर मार्केट में फ्यूचर की प्राइस और ओपन मार्केट में जो स्पॉट रेट्स होते हैं दोनों सेम नहीं होते, उनकी प्राइसेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो बेसिस किसे कहते हैं या बेसिस रिस्क किसे कहते हैं, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट रेट। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट रेट ऑन एनी डेट, किसी भी दिन जो फ्यूचर प्राइस में और स्पॉट रेट में फर्क होगा उसको बेसिस कहेंगे। जैसे ये मैंने ऊपर एग्जांपल आपको करवाई थी, ये जरा देखिएगा, चेक कीजिएगा, यहां पे स्पॉट रेट था 174 का और फ्यूचर प्राइस कितनी थी 175.5, तो तकरीबन ₹1.50 का डिफरेंस है। क्यों है, उसकी वजह यह है कि दोनों मार्केट की अपनी डिमांड सप्लाई की फोर्सेस है। दूसरा, ये जो फ्यूचर की प्राइस है ये ओपन मार्केट में स्पॉट रेट में क्या फ्लक्चुएशन आनी है उनको एक्सपेक्ट करके एस्टिमेट की जाती है, तो ये एस्टिमेटेड होती है। और ये एस्टिमेशन डिपेंड किस पे करती है, स्पॉट रेट पे। ठीक है, और ये एस्टिमेशन आपकी थोड़ी बहुत एरर हो सकती है इसमें। तो बेटा फ्यूचर की प्राइस और स्पॉट रेट में अगर कोई फर्क नहीं है तो नो बेसिस, नो बेसिस रिस्क, और अगर फ्यूचर की प्राइस और स्पॉट में फर्क है तो वो बेसिस एग्जिस्ट कर रहा है और नॉर्मली करता है, क्योंकि सब लोग फ्यूचर मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट के लिए नहीं घुस रहे, कुछ सट्टेबाज भी होते हैं जो फ्यूचर मार्केट में गेन कमाने की नीयत से एंटर हो रहे हैं, उन्होंने ओरिजिनल ओपन मार्केट से करेंसी नहीं लेनी। क्या मेरी बात समझ आ रही है, तो उसकी डिमांड सप्लाई की फोर्सेस है उसकी अपनी। अच्छा, अब ये जो बेसिस है इसकी मूवमेंट क्या होती है, तो अगला पॉइंट लिखे मूवमेंट ऑफ बेसिस। ये बेसिस किस तरह मूव करते हैं, तो बेसिस की मूवमेंट किस तरह होती है, तो याद रखें ये जो डिफरेंस है
जैसे जैसे फ्यूचर की एक्सपायरी डेट आती जाती है, एक्सपायरी डेट करीब होती जाती है, तो एक्सपायरी डेट वाले दिन बेसिस जीरो होते हैं। ये जो बेसिस की मूवमेंट है या ये जो गैप है या डिफरेंस है, ये आहिस्ता आहिस्ता अमोर्टाइज होता रहता है। क्या होता रहता है? खत्म होता रहता है। तो बेसिस में मूवमेंट क्या है, आप ये लिख लें, बेसिस या ये जो गैप है या डिफरेंस जो है बिटवीन फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट रेट डिमिनिशेस as expiry date of future approaches। जैसे जैसे एक्सपायरी डेट आती है तो ये डिमिनिश होके एक्सपायरी डेट पर जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि जितनी एक्सपायरी डेट करीब आएगी आपकी एस्टिमेशन उतनी एक्यूरेट होती जाएगी कि स्पॉट क्या होगा। ठीक है, तो समझाने के लिए मैं बना रहा हूं, वैसे ये इस तरह बिल्कुल नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये एक्सपायरी डेट है 30 सितंबर। क्या है? तो ये मैं ये किस्म का ट्रेंड शो कर रहा हूं, ये हमारी स्पॉट रेट है, ये उसकी मूवमेंट है, और ये फ्यूचर प्राइस की मूवमेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है तकरीबन उसी डायरेक्शन में वो जा रहा है, लेकिन ये जो डिफरेंस है आप देख रहे हैं इनके दरमियान जो ये गैप है, यहां पे गैप बहुत ज्यादा है, ये बेसिस इधर ज्यादा है, और इधर जो गैप है कंपैरेटिवली क्या हुआ है। ये डायग्राम समझाने के लिए बनाया है, ऐसी नहीं होती डायग्राम, वो तो फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूं कि फ्यूचर की एक्सपायरी डेट अगर आपकी 30 सितंबर है तो 30 सितंबर वाले दिन ये जो डिफरेंस है, जो बेसिस हैं वो जीरो हैं। अब आई कैप कुछ भी कह सकता है, आई कैप क्या नहीं जी, ये बेसिस मेंटेन रहेंगे, ये डिफरेंस क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो ठीक है, जर्नल एजम्पशन ये है कि जो डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है। जितना डिफरेंस यहां पे मिसाल के तौर पर अगर ये डेट 1 मई है तो 1 मई वाले दिन जितना डिफरेंस होगा, 30 सितंबर अगर एक्सपायरी है तो उस डेट को ये बेसिस सेम नहीं होंगे। इनमें जो डिफरेंस है ये आहिस्ता आहिस्ता डिमिनिश होगा, और डिमिनिश होते 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 होता है हाँ जीरो हो जाएगा। बल्कि ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा ट्रेंड गलत बना दिया है, यहाँ मेरा ख्याल है यहाँ फिर ज़्यादा हो गए नज़र आ रहे हैं थोड़ा। वो मैंने तो अपनी तरफ से वो बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो बनेगा नहीं ऐसा इतना, क्योंकि मैं कौन सी परफेक्ट लाइंस और ये वो बना रहा हूँ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? असल में आपने ये डेट को देखना है और ये वाली डेट को देखना है कि आपके जो बेसिस हैं वो क्या हो रहे हैं, डिमिनिश हो रहे हैं। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये फ्यूचर की प्राइस हमेशा नीचे ही होगी? नहीं, ज़रूरी नहीं है। ये डायग्राम इस तरह भी शो की जा सकती थी कि स्पॉट रेट है और ऊपर से फ्यूचर की प्राइस आके ये हो जाती, यानी ये स्पॉट होता और ऊपर क्या था, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये डिपेंड करेगा, अगर फ्यूचर की प्राइस स्पॉट से आज ज़्यादा है ना तो वो ज़्यादा ही रहेगी, लेकिन गैप कम होता जाएगा। अगर आज फ्यूचर प्राइस कम है तो वो कम ही रहेगी, लेकिन यानी नीचे ही रहेगी, ऊपर नहीं चली जाएगी उससे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो गैप है, बेसिस है, वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूँ? अब मसला कहाँ बनना है, आई कैप आपको क्या दे देगा, आई कैप आपको स्पॉट रेट तो दे देगा, फ्यूचर प्राइस नहीं देगा। तो आपने क्या करना है, अगर मैं आपको इस दिन का स्पॉट रेट दे दूं, इस तारीख का स्पॉट रेट दे दूं, और आपसे कहूं मुझे इस तारीख की क्या बता दो, फ्यूचर प्राइस बता दो, तो आप कहेंगे सर जी स्पॉट रेट में ये जितने बेसिस का डिफरेंस है ना, अनएमोर्टाइज्ड बेसिस जो हैं, अनएमोर्टाइज्ड, क्योंकि जब तक ये डेट नहीं जीरो नहीं हुए तो जीरो होने से पहले पहले अनएमोर्टाइज्ड बेसिस, इसमें क्या कर ले, एडजस्ट कर ले, ऐड कर ले या माइनस कर ले, जो भी करना है। क्या मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं? तो अब ये जरा देखें, अब ये कैसे करना है, हमने लिखना नहीं, पहले ये स्ट्रक्चर देख लें। एक्सेल पे आपने ऐसे ही करना है। मिसाल के तौर पर आज डेट है 1 मई, आज आपका जो फ्यूचर की प्राइस है और जो आज का आपका ओपन मार्केट का स्पॉट रेट है। अब लो लेना है कि हाई लेना है? डेफिनेटली
डायरेक्ट कोड सिस्टम है, पेमेंट में हाई लेंगे, डायरेक्ट कोड सिस्टम रिसीट है तो लो लेंगे, या आपने वैसे ही हाई या लो में से कोई एक लेना है रेलेवेंट वाला। फ्यूचर प्राइस एक ही होती है। मिसाल के तौर पर यहाँ फ्यूचर की प्राइस जो है और ये स्पॉट रेट है, मिसाल के तौर पर जो स्पॉट रेट है वो 280 रुपये पर डॉलर है। क्या है जी? 280 रुपये पर डॉलर। अच्छा जी, ये है मिसाल के तौर पर 290 रुपये पर डॉलर। कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, 270 भी कह सकता हूँ, जो देगा आई कैप। ये आज 1 मई वाले दिन की प्राइस है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। ये आपका डिफरेंस क्या कहलाएगा? ये बेसिस है। कितना डिफरेंस आता है? 10 का डिफरेंस है, 10 रुपए का। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी, आपकी जो फ्यूचर की एक्सपायरी डेट है वो 30 सितंबर है, और 30 सितंबर वाले दिन पेमेंट आपकी 30 सितंबर को नहीं है, पेमेंट आपकी फॉर एग्जांपल 31 जुलाई को है। जो आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है ना, वो मैंने जानबूझ के 30 सितंबर नहीं रखी। अगर 30 सितंबर रखूंगा फिर तो ये दोनों प्राइसेस सेम होंगी, क्योंकि इस डेट पे जो बेसिस हैं वो क्या होंगे? 0। तो ये प्राइसेस दोनों क्या होंगी? एक बता दूं, दूसरी आप मुझे कहेंगे सर जी सेम ही लेनी है। मसला यहाँ नहीं है, मसला कहाँ पे आता है कि वो एक्सपायरी डेट तो सितंबर बताता है, लेकिन जो आपकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है वो क्या है? 31 जुलाई कह देता है, और इस तारीख का स्पॉट रेट दे देता है वो आपको 270 रुपये। ये निकालनी है अब आपने रकम, ठीक है? ये सारा डेटा है। अब मुझे बताएं कि बेसिस कितने हैं? 10 रुपीस के हैं, जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जीरो की तरफ जाना है। हाँ भी बताओ जवान, कितने बेसिस हैं? 10 रुपए के, और इन्होंने कितने अरसे में अमोर्टाइज होना है? अमोर्टाइज होके जीरो हो जाना है। कितने अरसे में? अरसा बताओ महीनों में। यानी ये जो 10 रुपए का है, इसने यहां से यहां तक अमोर्टाइज कितने महीनों में होना है? फुली अमोर्टाइज कितने महीनों में हो जाना है? हाँ, मेरा ख्याल है 5 माह। इसका मतलब है कि 10 रुपए के बेसिस हैं, जितने भी होंगे 10 रुपए के बेसिस हैं, जिन्होंने टोटल आज से लेकर एक्सपायरी तक 5 माह में एमोर्टाइज या डेप्रिशिएट हो जाना है। तो पर मंथ की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 2 की। सर ये हमने किया तो था एक क्लास पहले। नहीं, मुझे नहीं पता ये किया कि नहीं किया, हमने नहीं किया ये। सर हमने ये वो नहीं, वो उसमें किया था आपने इंटरपोलेशन ऑफ फॉरवर्ड, ये वो नहीं है। स्टोरी तकरीबन वैसी बन रही है लेकिन वो नहीं है। रेट 184 है। हाँ, वो और था, वो फॉरवर्ड के इंटरपोलेशन थे। जी जनाब, वो पता लग गया है। 10 रुपए के बेसिस हैं जो कितने महीनों में जीरो हो जाएंगे? 5 माह में। तो इसका मतलब है 1 माह में 2 रुपए से डेप्रिशिएट होंगे। तो अब बताओ अब ज़रा कि 31 जुलाई तक कितने डेप्रिशिएट हो चुके होंगे, और रिमेनिंग लिखने हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब है रिमेनिंग, जो बाकी बचेंगे। जी, क्या हो चुके होंगे बताओ? 1 मई से 31 जुलाई तक का जो पीरियड गुजर चुका होगा, इसके वो अमोर्टाइज या डेप्रिशिएट हो चुके होंगे, और ये जो बाकी टाइम बचेगा इसके अभी डेप्रिशिएट होने हैं, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। और आपने यहाँ आउटस्टैंडिंग बेसिस लिखना है, ना कि डेप्रिशिएटेड। तो इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि 1 माह की डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन है, मेरा ख्याल है 2 रुपए की। तो 10 रुपए के बेसिस अगर 5 माह में डेप्रीशिएट या अमोर्टाइज होने हैं तो 1 महीने में 2 रुपए के होंगे, 2 रुपए के पर मंथ अमोर्टाइज होंगे। तो कितने इसमें से अमोर्टाइज हो चुके होंगे? अमोर्टाइज्ड, और बाकी को कहेंगे आउटस्टैंडिंग। तो मेरा ख्याल है 2 रुपए पर मंथ इंटू मई, जून और जुलाई, 3 माह के अमोर्टाइज हो चुके हैं। 3 माह कहाँ से मैंने काउंट किए हैं? 1 मई से
31 जुलाई तक, और कितने माह के अभी भी अनएमोर्टाइज्ड हैं? अनएमोर्टाइज्ड हैं 2 रुपए इंटू अगस्त और सितंबर, 2 माह के। और पता लग रहा है ना 5 माह टोटल थे, 5 में से 3 माह एमोर्टाइज हो चुके हैं, यहां तक की बात कर रहा हूं। 2 माह में वो और जीरो पे जाने के लिए 2 माह और हैं, तो हमें जो रिमेनिंग 2 माह के हैं वो लिखने हैं। कितना है ये? 4। तो ये 4 इधर शिफ्ट होगा आउटस्टैंडिंग में, 4 रुपए। आउटस्टैंडिंग बेसिस का मतलब होता है जितने बकाया हैं जो एमोर्टाइज हो गए वो ना लिख देना, यही बच्चे गलती करते हैं, 6 लिख देते हैं। 6 तो डेप्रीशिएटेड है, ये ऑलरेडी एमोर्टाइज हो चुके होंगे इस तारीख तक। समझ आ रही? इसका मतलब है मई के महीने में 2 रुपए से एमोर्टाइज हो गए, जून में 2 रुपए से एमोर्टाइज हो गए, जुलाई में 2 रुपए से एमोर्टाइज हो गए, तो 6 रुपए के तो एमोर्टाइज हो गए हैं, तो इसमें से 6 रुपए माइनस कर लो, तो बाकी 4 ही बचते हैं। पता लग रहा है ये 4 कहां से आया है? 6 रुपए के। अब ऊपर क्या आएगा? 274 आएगा कि 264 66 आएगा? हाँ, अब आपने ये ऊपर वाली रकम कैसे निकालनी है? प्लस माइनस नहीं देखना, देखना ये है क्या वहां जो फ्यूचर की प्राइस थी वो स्पॉट से ऊपर फिगर थी, तो यहां पे भी इसको ऊपर ही रखने देना है। यानी फ्यूचर की प्राइस हायर देन स्पॉट थी, तो इधर भी वही रिलेशन कैरी ऑन होना चाहिए। तो इसीलिए आपकी फ्यूचर की क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस कितनी निकलेगी? 270 जमा ये 4 रुपए के आउटस्टैंडिंग बेसिस 274 रुपए। ये एस्टिमेट है। अगर कहीं पे वो 280 से कम होती ना रकम, फिर मैंने पता क्या करना था? 270 में से 4 माइनस करके ऊपर लिखना था। क्या मेरी बात आप समझ आती नहीं? आज की डेट पे 1 मई पे अगर हमारी फ्यूचर की प्राइस स्पॉट से बड़ी है तो ये भी बड़ी होनी चाहिए। नहीं बात समझ आ रही? ये आपको क्वेश्चन में गिवन था, ये गिवन था, ये गिवन था, ये आपने क्या किया? कैलकुलेट किया, और ये बैलेंसिंग फिगर थी। क्या मेरी बात समझ आ रही है आपको? नहीं समझ आ रही? चलो बताओ भाई, कर लोगे फ्यूचर प्राइसिंग? हाँ, ये जम्पशन है, कॉन्स्टेंटली कम होंगे। वो ये भी कह सकता है कि पहले 2 माह में इतने % डेप्रिशिएट होंगे, अगले 3 माह में ये, वो मर्जी है उसकी। नहीं कुछ कहता तो इवनली अमोर्टाइज करना है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे, ठीक है? वो आपकी बात ठीक है। वैसे रियल लाइफ में ये इवनली अमोर्टाइज नहीं होता, लेकिन कई दफा नहीं भी अमोर्टाइज भी नहीं होता, फर्क रहता है, मेंटेन रहता है। ये आई कैप की मर्जी है, आई कैप कुछ भी कह सकता है। साइलेंट है तो एजम्पशन क्या है? इवनली अमोर्टाइज होंगे आउटस्टैंडिंग बेसिस। अगर वो इवनली नहीं करता, वो कहेगा सेम भी रह सकते हैं। वो ये भी कह सकता है कि जो आपके बेसिस हैं वो 30% अमोर्टाइज होंगे पर मंथ। वो उसकी मर्जी है, जो मर्जी कहे, हम उसको कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, बात समझ आ रही है? चलो लिखो एक और एग्जांपल, खुद करनी है आपने। हाँ जी, ये एग्जाम्पल किताब में ऐसे नहीं दी हुई, किताब में तो है ही नहीं एस्टिमेशन की, वो तो डायरेक्ट सवाल पे आ जाते हैं, ना किताब में ना किट में, वो तो डायरेक्ट सवालों पे आते हैं। वो तो मैं ये वर्क, और ये वर्किंग होती है 2 नंबर की होती है, आपकी मर्जी, आप इसको जितना शॉर्ट कर ले। मैं तो इतना लंबा पलंदा बना के करा रहा हूँ, कई बच्चे बड़ी सिंपल तरीके से कर लेते हैं। वो कहते हैं ये डेट की तो ज़रूरत ही नहीं थी। मैंने कहा हाँ वाकई ये रेफरेंस के लिए लिखी हुई है, असल में तो वो डेट और ये डेट इंपॉर्टेंट है। जी जनाब, आज की डेट जो है वो 1 फरवरी है, तो 1 फरवरी वाले दिन की जो आपकी है डेटा, उसमें स्पॉट रेट जो है वो है 185 पर यूरो, और फ्यूचर प्राइस जो है 165 पर यूरो। ठीक है, 165 पर यूरो। ये आज की डेट है। आपकी जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट या रिसीट जो है वो 31 अक्टूबर है। कौन सी है? उस दिन का स्पॉट रेट है 195 पर यूरो। ठीक है, क्या कहते हो?
बात समझ आती है? बल्कि इसको ऐसे कर लेते हैं, 185 की जगह 187। जी 187। अब क्या नाम है, एक्सपायरी आपने खुद सेलेक्ट करनी है, बस ये डेटा है। रिक्वायरमेंट क्या है, एस्टिमेट क्लोजिंग फ्यूचर प्राइस इफ estimate closing future price if outstanding basis amortize evenly in each month. B, never amortize या remain same till expiry. तीसरी सिचुएशन में amortize at 20% per month till expiry. एक्सपायरी का मंथ आपने खुद सेलेक्ट करना है। amortize 20% in first 4 months and remain same in remaining months. जो मर्जी वो कह दे, कुछ ना कहे तो इवनली amortize, ये पहली एजम्पशन चलेगी। करो भाई, निकालो ये ज़रा, फ्यूचर की प्राइस निकालनी है। सर एक चीज ने डराया हुआ है, जो आपने एक दिमाग में बात बैठा दी कि रेट हमेशा पर एनम होता है 20%। वो रेट परसेंटेज वाले रेट्स पर एनम होते हैं। ये ठीक रेट्स पर एनम का मतलब होता है परसेंटेज वाले रेट्स पर एनम है। ये कौन सी परसेंटेजेस है? मतलब इंटरेस्ट रेट्स पर एनम होते हैं।